Namaste. I welcome you all in our today's discussion on multiple choice questions, 2 mark questions and case studies pertaining to our subject BFM. आज के डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेक द यूज ऑफ कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन रिजॉल्व योर क्वेरी इमीडिएटली। नाउ वी विल गो फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइंस द स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल कंजर्वेशन बफर दैट इज CCB इंट्रोड्यूस अंडर बेसल 3। बेसल 3 में जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर का जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है, बेसल 3 में कैपिटल कंजर्वेशन बफर का कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है उसका डेफिनेशन क्या है। सो व्हाट इज द फर्स्ट आंसर? एज यूजुअल व्हाट वी विल डू, पहले हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, साथ के साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन देख के जाएंगे, तभी हमें पता चल जाएगा व्हाट विल बी आवर करेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज to replace the tier 1 capital during a liquidity crunch for internationally active banks। पहला कंसेप्ट क्या है? एज पर द क्वेश्चन, इंटरनेशनली एक्टिव बैंक जो है उनका टायर 1 कैपिटल को कैपिटल कंजर्वेशन बफर से रिप्लेस करना है। दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज कैपिटल कंजर्वेशन बफर दैट इज CCB जो है वो रिप्लेस नहीं करते हैं। इट इज नॉट रिप्लेसिंग बट इट इज सप्लीमेंटिंग आवर टायर 1 कैपिटल। सो A is not the correct answer for this question. What is the next statement? Next statement is to accumulate dynamic provisioning reserves under IFRS accounting convention। पहले हमें ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IFRS। IFRS का मतलब है इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हमें इसका लॉन्ग फॉर्म मालूम नहीं होगा तो हम उसको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैं उसको रिपीट करता हूँ, IFRS मतलब इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सो टू accumulate dynamic provisioning reserves under International Financial Reporting Standards Accounting Convention, this is not related with CCB payout restrictions। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा सही नहीं है। So what is next statement? What is the definition of the CCB? To restrict discretionary payout when the capital levels approaches the regulatory minimum, thereby ensuring banks conserve core equity during period of stress। तो जब बैंक का कैपिटल लेवल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, व्हेन इट रीचेस अप टू द मिनिमम लेवल एज पर द रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस, तब ये वहाँ डिस्क्रिशनरी पे आउट या सर्टन पे आउट्स को रिस्ट्रिक्ट करना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द कैपिटल कंजर्वेशन बफर। So the CCB is a buffer of common equity that when breach restricts payout to preserve the capital। कैपिटल रखने के लिए जो रिस्ट्रिक्टिव पे आउट्स करना है या इसको प्रिकॉशन लेना है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कैपिटल कंजर्वेशन बफर। सो C is the correct statement। To convert deferred tax assets into contingent capital to meet the leverage standards is not a related issue। So D is not the correct statement। So in this statement, my C is the correct answer for this question। Next question. A property loan under commercial real estate, this classification is very important। A property loan under commercial real estate has an outstanding of rupees 4 crores। What capital should be maintained at 9%? अगर कोई कमर्शियल रियल इस्टेट का लोन हमने किया हुआ है जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 4 करोड़ है, तो उसके लिए कितना कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा? एट 9%। तो जैसे आपको मालूम होगा
कोई भी जब हम क्रेडिट करते हैं, एडवांस करते हैं, तो उसके पहले हमें रिस्क वेट उस पर्टिकुलर एसेट का ढूंढना पड़ेगा. एंड इन केस ऑफ कमर्शियल रियल इस्टेट, द रिस्क वेट ऑफ दैट एसेट इज 100%. दैट इज कैपिटल कैलकुलेशन के लिए हमें 100% अमाउंट कंसिडर करना पड़ेगा. सो 4 करोड़ का अगर हम 100% लेते हैं तो इसका रिस्क वेट बन जाता है 4 करोड़. Then we have to calculate the capital which we have to maintain it at 9% on these 4 crores. तो 4 crores के 9% कितना बन जाएगा? It will come to 36 lakhs. So our answer will be 36 lakhs. A is the correct answer for our question. Next question. Which of the following statements correctly describe the futures of global foreign exchange market? In layman's language, global foreign exchange market की definition बताइए. Which are the futures of the global foreign exchange market? Global foreign exchange market के क्या क्या futures हैं? तो इसमें उन्होंने हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. उसमें से हमें देखना पड़ेगा कौन से स्टेटमेंट सही है एंड कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट, द मार्केट ऑपरेट 24 आवर्स अ डे कवरिंग ऑल मेजर फिनेंशियल सेंटर्स वर्ल्ड वाइड. जो हमारे कलीग्स फॉरेक्स पे काम करते हैं उनको मालूम होता होगा कि मॉर्निंग में सिंगापुर स्टार्ट मार्केट स्टार्ट होता है, देन इंडिया कम्स, देन यूरोप कम्स एंड एट द एंड यूएस स्टार्ट हो जाता है. एंड यूएस खत्म होने के पहले ही ऑस्ट्रेलिया मार्केट स्टार्ट हो जाता है. इट मीन्स द मार्केट ऑपरेट्स फॉर 24 आवर्स एट अ डे, 24 आवर्स अ डे एट डिफरेंट प्लेसेस और इन द वर्ल्ड. सो दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? द फॉरेक्स ऑपरेट्स 24 आवर्स ग्लोबली ड्यू टू, अभी ये क्यों करते हैं? ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंसेस. टाइम जोन डिफरेंसेस की वजह से मार्केट इज अवेलेबल एट सम ऑफ द प्लेस इन अ ग्लोब फॉर द एंटायर डे. It is an exchange traded market with trading conducted only on recognized currency exchange is not the correct statement. फॉरेक्स प्राइमरीली जो है इट इज अ ओटीसी मार्केट. व्हाट इज अ ओटीसी मार्केट? ओटीसी का मतलब है ओवर द काउंटर. सो इट इज ओवर द काउंटर मार्केट है एंड इसीलिए इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली विद द करेंसी एक्सचेंजेस. सो बी इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. It operates mainly over the counter without being confined to physical marketplace. That is the correct statement. It is a decentralized communication network and not tied to any location. So C is the correct statement. And major participants includes central bank, commercial bank, corporates and individuals is also a correct statement. So fourth statement is also a correct statement. A diverse range of participants access forex for various purposes. So in this question, my number 1 is correct, my number 2 is not correct, my number 3 is correct and my number 4 is correct. So only 1, 3 and 4 are correct. So B is the correct answer for our question. Next question. बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑन पिलर 3, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, देर आर 3 पिलर्स एज पर बेसल 3. बेसल 3 में जो 3 पिलर्स हैं, व्हाट आर देयर एक्टिविटीज? द पिलर 1 इज फॉर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, पिलर 2 इज फॉर सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस एंड पिलर 3 इज फॉर मार्केट डिसिप्लिन. सो इसमें what based on the guidelines on pillar 3 as per Basel 3, identify the correct combination of true or false statements. तो यहाँ जो हमें 4 statements दिए हुए हैं, so we have to identify which statement is a correct and which is not correct on the basis of pillar 3 of Basel guidelines. So what is the first statement? Pillar 3 discloses always apply only to individual banks regardless of group structure. ग्रुप पिलर 3 का डिस्क्लोजर जो है वो हमेशा इंडिविजुअल बैंक को एप्लीकेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप स्ट्रक्चर. बट दिस इज नॉट द केस.
अगर पिलर 3 अप्लाइज एट द टॉप कंसोलिडेटेड लेवल, दैट इज द मेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी जो होगा उसको एप्लीकेबल है, एंड नॉट जस्ट इंडिविजुअल बैंक्स। सो जो मेन बैंक होगी, टॉप कंसोलिडेटेड लेवल वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनको एप्लीकेबल है। सो स्टेटमेंट 1 इज आवर नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। Significant subsidiaries capital ratio may require separate disclosure by the top consolidated entity. It is a correct statement. Because capital ratio disclosures of significant subsidiaries may be required by the top entity. तो टॉप एंटिटी को अपने जो सब्सिडरीज हैं उनके कैपिटल रेशियो डिस्क्लोजर्स को सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, सिग्निफिकेंटली प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो बी इस 2 नंबर का स्टेटमेंट हमारा सही स्टेटमेंट है। सो टेबल DF2 that is capital adequacy में it must be disclosed at least annually by all banks. This is not the correct statement. So DF2 कैपिटल एडिक्वेसी स्टेटमेंट जो है वो हमें क्वार्टरली डिस्क्लोज करना है। सो माय दिस स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। And a standalone bank must disclose pillar 3 if it is not the top consolidated entity। जैसे हमने ऑलरेडी बता दिया था कि इट इज एप्लीकेबल एट टॉप कंसोलिडेटेड लेवल, लेकिन स्टैंडअलोन बैंक नॉट एट टॉप कंसोलिडेटेड लेवल मस्ट डिस्क्लोज। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। सो इन दिस स्टेटमेंट my first statement is false, so option is either B or C. Second statement is true, then third statement is false, and fourth statement is true. So C is my correct answer. Yesterday I discussed with you two two methods, so I'm preferring the second method of that. So C is the correct answer for our question. What is the next question? मैच द एसेट टाइप विथ इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एसेट टाइप हमें दिया हुआ है दैट आर गिवन इन दिस कॉलम, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, वी हैव टू मैच विद दिस की कैरेक्टरिस्टिक्स। So asset types are to be matched with key characteristics. So before that we will discuss the asset types. There are 4 types of assets that they have given: substandard assets, doubtful assets, loss asset, and standard assets. Everybody is aware about that. Well-defined credit weakness, possible loss. Consider uncollectible little value. Weakness make full recovery highly improbable, regular repayment and no default. जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इन दिस केस अगर हमें 4 में से 2 ऑप्शन मालूम है तो हम उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इन दिस केस आई नो अबाउट द स्टैंडर्ड एसेट। तो स्टैंडर्ड एसेट का मतलब क्या है? जो अकाउंट रेगुलर है या प्रोबेबिलिटी के चांसेस कम है। तो स्टैंडर्ड एसेट्स आर रेगुलर पेमेंट एंड नो डिफॉल्ट। सो डी के लिए 4 नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। अगर डी के लिए 4 नंबर मेरा करेक्ट आंसर है, सो दिस 3 प्रोबेबिलिटीज आर देयर। So B has already gone. Now my correct answer will be either from A or from C or from D. अभी इसमें से अगर मेरे को और कोई एक ऑप्शन मालूम होगा then I can go for substandard asset. Substandard asset का मतलब क्या है? Substandard asset is well-defined credit weaknesses, possible loss, considered uncollectible little value, and weakness make full recovery highly improbable. तो सबस्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब है कि इट इज अ वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस है एंड वहाँ हमारा लॉस हो सकता है। तो ए के लिए माय करेक्ट आंसर, सबस्टैंडर्ड के लिए माय करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्टेटमेंट नंबर 1। सो अगर इन दिस A1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, A1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ A3 होने की वजह से माय स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नाउ आई हैव 2 ऑप्शंस, A और D। नाउ माय A इज ओवर, माय D इज ओवर। अभी बचा कौन सा है? डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। एंड बचे हुए ऑप्शन है कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल लिटिल वैल्यू, वीकनेसेस
मेक फुल रिकवरी हाईली इम्प्रोबेबल। सो लॉस एसेट का डेफिनेशन क्या है कि इट इज टोटली अनकलेक्टेबल। लॉस एसेट में हम पैसा रिकवर नहीं कर सकते हैं एंड जिसकी वैल्यू भी बहुत कम रहती है इन केस ऑफ लॉस एसेट। सो फॉर दिस सी के लिए 2 नंबर मेरा सही ऑप्शन है व्हाट आई फील। तो फॉर सी 2 इज माई करेक्ट आंसर। सो डी भी मेरा निकल गया। डी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज फॉर सी दे हैव कंसिडर्ड इट एज 3 एंड डेफिनेटली इन दैट केस बी के लिए मेरा थर्ड स्टेटमेंट विल बी माई ऑप्शन। बी के लिए थर्ड स्टेटमेंट विल बी माई ऑप्शन। सो B3। सो इन दिस वे माई ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मी। सो इसी तरह से अगर 4 में से हमें कोई 2 स्टेटमेंट्स भी मालूम होंगे देन वी कैन डिराइव द करेक्ट आंसर। सो फॉर दिस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify identify the correct combination of true or false for the following statements regarding agricultural and secured advance। जो advances agricultural advances हैं and not only agricultural but they are secured advance also। इनके बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है एंड कौन से स्टेटमेंट्स गलत है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए हमें एक एक स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लो A short duration crop loan becomes NPA if overdue for true crop season। ये स्टेटमेंट सही है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन अगर 2 सीजन के लिए ओवरड्यू हो जाता है तो इमीडिएटली इट गेट्स इटसेल्फ क्लासिफाइड इनटू एनपीए। सो ये तो बेसिक स्टेटमेंट जब हमने एग्रीकल्चरल एडवांसेस पढ़ना स्टार्ट किया होगा इन केस ऑफ एनपीए पहले आपको यही बताया होगा कि एग्रीकल्चरल एडवांसेस विल बी क्लासिफाइड एज अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है एंड अगर वो 2 क्रॉप सीजन के लिए ओवरड्यू हो जाता है तो वो एनपीए बन जाएगा। सो ए इज माय करेक्ट स्टेटमेंट। सो माय फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सो माय ऑप्शन विल बी आइदर दिस और आइदर दिस। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? Advance against NSCs and LIC policies are always treated as NPAs is not the correct। जब तक adequate margin हम maintain करते हैं तब तक उसको NPA नहीं किया जा सकता है, हम उसको NPA नहीं treat कर सकते। So second statement is not the correct statement, it is a false statement। So my option is first statement is true, second is false। इसके लिए my C option has already been cancelled। My D option है ही नहीं because first statement is false only। Here also it is false, so my correct option remains A only। Now we have to check it up but now a long duration crop loan becomes NPA if it is overdue for 1 crop season। अगर हमारा कोई long duration crop है एंड उसमें अगर एक क्रॉप सीजन अगर हमारा ओवरड्यू हो जाता है तो उनके इन दैट केस वी क्लासिफाई दिस एज एनपीए। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो दिस इज ऑल्सो माई करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड इज ट्रू एंड एडवांस अगेन गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम एनपीए क्लासिफिकेशन रूल्स। दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए भी एनपीए क्लासिफिकेशन रूल्स एप्लीकेबल हैं। सो फोर्थ इज ऑल्सो not the correct statement। So in this case my first statement is correct, my second is not correct, my third statement is true and my fourth statement is not correct। So A is my correct option। Now let us go for next statement, next question। उसके पहले मैंने आपके लिए एक मैसेज लाया हुआ है कि जैसे आपको अवगत है हम जेआईबी हो या सीआईबी या आपकी प्रमोशन टेस्ट हो उसके लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स या पीडीएफ क्वेश्चन बैंक्स या केस स्टडीज और इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस अवेलेबल कराते हैं एंड विच आर अवेलेबल एट अ वेरी लो प्राइस एंड हैविंग अ बेस्ट क्वालिटी। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस फैसिलिटी का यूज़ करना चाहते हो, बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप instorschoolofbanking.com हमारी जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर दीजिए, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
और ये मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हम सिंस वी आर देयर फॉर मोर देन 30 years in this job providing guidance to those who are appearing for CIB, JIB and promotional tests, more than 10 lakh students are benefited from this type of courses. So मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, if you are interested, please visit our website so that you will get the detailed information about this. Now we will go for our next question. What is the next question? Which of the following situations would fall outside the defined scope of market risk? This word is very important. Which of the following situation would fall outside the defined scope of market risk? So market risk का जो defined scope है, market risk का जो scope define किया हुआ है, out of that, out which is not coming in market risk, ऐसे वाले statements हमें ढूंढने हैं. We have to find out the situations which are outside the scope of the market risk. So what is the first statement? A sharp drop in equity prices held in the trading book. कि अगर इक्विटी की प्राइसेस कम हो जाती है, सडनली फॉल हो जाती है, तो वेदर इट इज कवर्ड अंडर मार्केट रिस्क और नॉट? यस, इट इज कवर्ड अंडर द मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क. तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फ्रॉम आवर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बताना है कौन सी सिचुएशंस में मार्केट रिस्क एप्लीकेबल, मार्केट रिस्क के स्कोप के बाहर है. A bank facing loss due to premature a bank a bank facing a loss due to premature asset sale. This is also market risk. This is also a price risk. Trading assets sold before maturity are exposed to price risk or market risk. So, from this question point of view, this statement is not a correct applicable statement for this question. A delay in loan repayment from the term loan borrower. This is beyond the scope of the market risk. This is the correct statement because it is a credit risk and it is not a market risk. Market के साथ related नहीं है ये, लेकिन it is a credit risk or it is a time risk or a delay in loan repayment from the term loan borrower. It is not pertaining to market risk. So C is the correct statement from this question point of view. Loss arising from USD INR fluctuation on an open position. तो USD INR फ्लक्चुएशन के ओपन पोजीशन के ऊपर जो लॉस हो जाता है, दिस इज द फॉरेक्स रिस्क. So this is not related with market risk. So it is also not the correct statement from this question point of view. So from my question point of view, C is the correct answer for this question. Next question. A borrower has defaulted on a loan of 100 crore. 100 crore के लोन पे borrower ने डिफॉल्ट कर दिया है. If a viable resolution plan is not implemented, this is very important one. If the viable resolution plan is not implemented within 180 days from the end of the review period, what is the additional provision required? अगर कोई 100 करोड़ का एडवांस अगर हमारा डिफॉल्ट में चला जाता है एंड इन दैट केस अगर 180 दिन में अगर हम रिवैल्यूएशन प्लान इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो हमें एडिशनल प्रोविजन कितनी करनी पड़ेगी? सो एज पर गाइडलाइंस अगर 180 दिन में हमारा रिजोल्यूशन प्लान इम्प्लीमेंट नहीं होता है, इन दैट केस हमें एडिशनल 20% प्रोविजन करना जरूरी है. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? As per the framework, if RP is not implemented within 180 days from the end of the review period, bank must make an additional provision of 20%. That is what is being asked. So C is the correct answer for our question. Next question. Locate the correct combination of true and false for the following statements regarding non-deliverable forwards. So NDF का मतलब क्या है?
नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड। सो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स के ये जो चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से हमें फाइंड आउट करना है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट and which statements are true and which statements are false. So the four combinations are already being given to us. So let us discuss one by one. So what is the first statement? NDF non-deliverable forwards require physical delivery of currency at maturity. जरूरी नहीं है. So NDF do not require physical delivery of currency at maturity, but they are cash settled, cash netted. So first statement is not my correct. It is a false statement. तो अगर हम स्टेटमेंट वाइज ऑप्शन ढूंढते हैं इन दैट केस माई ए विल बी करेक्ट और माई बी सी विल बी करेक्ट. मेरा बी ऑप्शन ऑलरेडी ड्रॉप हो गया. बी ऑप्शन ऑलरेडी ड्रॉप हो गया. नाउ आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ए और सी. सो एनडीएफ आर सेटल्ड इन कैश, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इन एन इंटरनेशनल करेंसी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो एनडीएफ्स आर settled in international currency only. So second statement is the correct one. So this is true. यहाँ इन्होंने जब fall दिया हुआ है तो mostly my answer will be A. Let us see remaining two statements. Because my B is not correct, my C is not correct, my D is not correct. Provided मैंने जो एक और दो का ऑप्शन चुना है, that option is the correct. NDF market originates in countries with non-convertible currencies is also a correct statement. NDF began in countries with non-convertible currencies like Mexico and Brazil. So तीन का हमारा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है. यहाँ भी इन्होंने तीन सही कहा. And NDFs are regulated by local monetary authorities. This is not the correct statement. NDFs are not correct. NDFs are not regulated by local monetary authorities, but these NDFs operates offshore and are outside the purview of the local regulatory. So statement number four is also not a correct statement. So this statement number 4 is not correct. My 1 is false, 2 is true, 3 is true, and fourth is not false. Fourth is not true. So A is the correct answer for our question. Now let us go for next question. Which of the following statements correctly describes the features of options and their types? Options के क्या क्या features है ये बताइए. And हियर ऑल्सो इट इज सेम. उन्होंने चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें से हमें ढूंढना है कौन से उनके फीचर्स हैं. सो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट pertaining to the features of options and their types. So an option give the buyer a right to buy but not obligation to buy or sell an asset. It is the correct statement. A call option gives the buyer the right to sell the underlying assets is not the correct statement because कॉल ऑप्शन में बायर्स को बाय करने का राइट मिलता है, बेचने का राइट नहीं है. सो ए कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट टू बाय. टू सेल वर्ड जो है इट इज नॉट द करेक्ट वर्ड. So a call option gives the buyer the right to buy the underlying asset. So statement number 2 is not the correct statement. American options are exercised anytime before or on the expiration date is the correct statement. अगर आपको एक्सपायरी डेट के पहले अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो अमेरिकन ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. अमेरिकन ऑप्शंस ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सरसाइजिंग टाइमिंग. सो 3 इज माय करेक्ट स्टेटमेंट. एंड अगर आपको एक्सपायरी डेट पे अगर आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो यूरोपियन ऑप्शन विल बी द सॉल्यूशन. यूरोपियन ऑप्शन कैन ओनली बी एक्सरसाइज बिकॉज दैट ऑप्शन यूरोपियन ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज ओनली ऑन एक्सपायरेशन डेट. So fourth is also a correct statement. So in this case, my first is correct, third is correct, and fourth is correct. So B is my correct answer. Next question. A cooperative bank.
A cooperative bank has an aggregate deposit of 12,000 crores at the end of the previous financial year. कोऑपरेटिव बैंक का डिपॉजिट कितना है? 12,000 करोड़. So what is the maximum it can borrow in call notice and term money market? अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक का डिपॉजिट 12,000 करोड़ है, इन दैट केस वो कित कॉल नोटिस टर्म मनी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना बोरो कर सकते हैं? कैन एनीबडी आंसर दिस? As per the RBI guidelines, as per the regulatory guidelines, there is a ceiling of 2% of aggregate deposits. एक बार अगर हमें ये सीलिंग पता चल जाता है, there is no difficulty in calculation of answer. 12,000 के ऊपर 2% कितना आ जाएगा? नो नीड ऑफ कैलकुलेटर. इट कम्स टू 240 करोड़. इट मीन्स इन दिस केस, how much than cooperative bank borrow? Though that cooperative bank can borrow 240 crores provided it has aggregate deposits of rupees 12,000 crores. So C is the correct answer for our question. Next question. A credit default swap, CDS, credit default swap very important word है. What is the credit default swap? इसमें अगर हमारा लोन खराब हो जाएगा तो अल्टरनेट अरेंजमेंट की जाती है, स्वैप किया जाता है. सो एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एंटर किया जाता है. इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट जो है, इट हैज रेसिडियल मैच्योरिटी ऑफ 4.25 ईयर्स. सो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का मैच्योरिटी जो है, बची हुई मैच्योरिटी जो है, वो 4.25 साल की है. वेयर एज द अंडरलाइंग एक्सपोजर मैच्योर्स 5 ईयर्स. वेयर एज लोन जो मैच्योर होना है, लोन के मैच्योर एसेट के मैच्योरिटी के लिए 5 साल का समय बाकी है. देयर इज अ गैप ऑफ 0.75 ईयर्स. इट मीन्स 9 मंथ्स. 9 मंथ्स की दोनों में गैप है. If adjusted credit protection value PA is 63.16, what is the amount of credit protection? दोनों के डिफरेंस मिसमैच की वजह से, टाइम फैक्टर की वजह से जो 9 मंथ्स की जो गैप आ रही है, उसका एडजस्टेड क्रेडिट प्रोटेक्शन वैल्यू जो है, विच इज कमिंग एट 63.16. सो इन दैट केस जो क्रेडिट प्रोटेक्शन अमाउंट जो है वो कितने की है, लोन प्रोटेक्शन अमाउंट कितना है? हियर वी आर गोइंग इन अ रिवर्स वे, बिकॉज दे हैव गिवन द फॉर्मूला दैट इज adjusted credit provision value PA. PA हमारे पास अवेलेबल है एंड P हमें ढूंढना है. सो व्हाट इज द PA? PA इज इक्वल टू P इंटू, हमें P ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड आउट द P. सो क्रेडिट प्रोटेक्शन, क्रेडिट प्रोटेक्शन वैल्यू इज इक्वल टू क्रेडिट प्रोटेक्शन इंटू T. व्हाट इज द T minus 0.25. What is the meaning of T? Credit default swap का जो residual maturity है, that is T, whereas asset की जो maturity value है, that is capital T. So that is the reason PA is, our answer is 63.16 is equal to P into, what is my residual value for as per credit default swap? It is 4.25% minus 0.25%, that is 4%. So P into 4% divided by 5 minus 0.25. 5 is my capital T. Capital T, it means the assets का exposure पे, assets का balance period in maturity कितना है? 5 साल. 5 minus 0.25, that is because this is the formula. So in that case, 63.16 is equal to P into 4 divided by 5. So that is, it means P is equal to, now we will go in a reverse way, 63 divided by 4.4% divided by 4.75 का जो आंसर आता है, it comes to 0.8421. So P is equal to 63.16 divided by 0.8421, which comes to 75 करोड़. ये कैलकुलेशन अब आपके कैलकुलेटर पे
कैलकुलेट कर सकते हो. सो व्हाट शुड बी माय क्रेडिट प्रोटेक्शन? 75 करोड़. लोन की वैल्यू कितनी होगी? 75 करोड़ का लोन होगा. बिकॉज ऑफ दिस पीरियड मेरा क्रेडिट प्रोटेक्शन वैल्यू जो है विच इज 63.16 करोड़ बिकॉज ऑफ मैच्योरिटी मिसमैचेस. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. जैसे आपको अवगत है, हमने सीआईबी के सभी सब्जेक्ट्स के 10 मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल किए हुए हैं विच आर फ्री, ऑनलाइन and real-time practice basis for you. And these question papers are available on our website jibcibonline.com. तो इससे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर बेसिस पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, इन मॉक टेस्ट को अटेंड कर दीजिए ताकि आपका सेल्फ प्रिपरेशन पता चल जाएगा. आपकी प्रिपरेशन के बारे में आपको खुद को आइडिया आ जाएगी. इसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर टाइमली कंप्लीट करने की आदत जो हो जाएगी, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो. So with this we will go for our next question. Match the component of group A with their corresponding basal three pillars in group B. ग्रुप A के साथ ग्रुप A के साथ ग्रुप B मैच करना है. There are three statements. There are three statements that are been given here. First is disclosure of financial practice, evaluation of capital adequacy, and third is risk weight asset calculation. And against that, what is mentioned in group B? Supervisory review process, market discipline, and minimum capital requirement. So how will we find it out? जैसे हमें मालूम है कि रिस्क वेट एसेट जो है, रिस्क वेट एसेट कैलकुलेशन इज डन फॉर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट. दिस इज रिलेटेड विद दिस. सो सी के लिए मेरा 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो सी के लिए 3 इज हियर, सी के लिए 3 इज हियर. सो अगर इफ आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, माई करेक्ट आंसर शुड बी आइदर ए और बी. सी और डी आंसर सही नहीं हो सकता है क्योंकि उन्होंने सी के लिए ऑप्शन नंबर 1 प्रिफर किया है विच इज नॉट करेक्ट एज पर माई कैलकुलेशन. अभी मेरे पास ए एंड बी अवेलेबल है अगेंस्ट 1 एंड 2. नाउ डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल प्रैक्टिस, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल प्रैक्टिस किसके साथ एप्लीकेबल है? Disclosure of financial practice, whether it is coming under supervisory review or market discipline. So financial practice का जो disclosure करना है, that is to be done for market discipline. If this is the correct statement among these two options, अगर मेरे को ये statement सही लगता है, in that case my A के लिए second option अगर ठीक है तो B के लिए option 1 is applicable. And in that case my correct answer will be B for this question. Now we will go for the next question. Match the following में इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आपको 4 में से अगर एक या 2 भी स्टेटमेंट्स अगर कॉन्फिडेंटली मालूम है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट 1 or 2 स्टेटमेंट्स, डेफिनेटली यू कैन स्कोर 100% मार्क्स इन दिस because the remaining statements will speak about their answers themselves. So in this case, as we have discussed, B is the correct answer. Now we will go for our next question. A bank places 500 crores in standing deposit facility SDF, standing deposit facility overnight when the repo rate was 6.25%. What interest will it earn? कि अगर बैंक ने उनके पास जो 500 करोड़ बचे थे वो उन्होंने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में ओवरनाइट के लिए प्लेस किया है, उसका डिपॉजिट किया हुआ है एट 6.25% रेट से, एट द रेट व्हेन द रेपो रेट वाज 6.25%. मैं और कहता हूँ कि एक बैंक ने 500 करोड़ रुपए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ओवरनाइट बेसिस पे जब रेपो रेट 6.25% था तब इन्वेस्ट किए थे. अभी इन दिस सिचुएशन
जब रेपो रेट 6.25% है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट दे विल अर्न। अभी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए वी हैव टू नो द एच डी एफ फैसिलिटी रेट। व्हाट इज द एच डी एफ रेट? एच डी एफ रेट के लिए फॉर्मूला है, जो रेपो रेट होगा उससे 25 पैसा कम मिलता है। So repo rate is 6.25, from which we will deduct 0.25%. So my correct HDF rate will be 6%. For how many days we have deposited this? We have deposited it for 1 day, overnight. एक दिन के लिए हमने प्लेस किया हुआ है, तो एक दिन के लिए कितना बैच मिलेगा? 500 crores into 6%, because we are going to get the interest at 6%. So 500 crores पे एक दिन के लिए 6% से बैच कितना बनेगा? सो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम? 500 करोड़ के लिए 500 इंटू 6% में 0.06 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 365, विच कम्स टू 8.22 लैक्स। आप आपके कैलकुलेटर पे उसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। सो माय करेक्ट आंसर इज बी इन दिस क्वेश्चन। सो बी इज द करेक्ट आंसर for our question. What is the next question? Which of the following statements relate accurately to the dynamic nature and operational structure of forex trading? फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, और वो उस डेफिनेशन क्या है, या कौन जो 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके साथ रिलेट करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट, what we have to calculate, हमें we have to which of the following statements relate accurately to the dynamic nature and operational structure of forex का dynamic nature and operational structure का जो नेचर रहता है उसके साथ कौन से स्टेटमेंट मैच कर रहे हैं। So currency exchange rates can fluctuate approximately every 3 to 4 seconds during the trading hours is the correct statement। हम वो एक्सपीरियंस भी करते हैं, करेंसी एक्सचेंज रेट बार बार चेंजेस होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो द रेट्स में चेंज एवरी फ्यू सेकंड्स or leading to over 21,000 updates per day. So my first statement is the correct statement. So next statement, forex market settlement timing and overlaps are affected by time zone differences. This is also a correct statement. Because global timing zone causes जो है उसकी वजह से there will be a continuous overlap and which is affecting our trade timing. So statement number 2 is also a correct statement. All forex transactions are centralized through a single international market. सही नहीं है, it is not the correct statement। ये decentralized level पे काम हो जाता है, it is an over the counter system। अलग अलग exchanges में अलग अलग टाइम पे इसका काम होता रहता है। So all foreign transactions are not centralized through a single international exchange will be the correct statement. So from question point of view, my third statement is not the correct statement। And traders can access forex market using mobile apps and online platforms at any times। Yes, आज this is also a correct statement। आज के डेट में there are various mobile apps are available और through online platforms traders कभी भी forex market के साथ access कर सकते हैं। So this is also a correct statement। So if I go through 4 these statements, so my 1 is correct, my 2 is correct, and my 4 is correct. So this is the correct answer for our question. C is the correct answer for our question. What is the next question? How does a country's balance of payment position impact its currency value? कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन करेंसी वैल्यू को किस तरह से इम्पैक्ट करती है। A deficit in balance of payment leads to increased export and stronger home currency। और क्या बता रहे हैं वो
देर इज अ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट मीन्स इसका मतलब यही है कि हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है एंड एक्सपोर्ट कम है, दैट इज द रीज़न देर इज अ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हमारी डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा तो होम करेंसी वीक बन जाती है, फॉरेन करेंसी स्ट्रांग हो जाती है। So a deficit reduces the reserves and can weaken the currency and not strengthen it. It means this is pertaining to home currency. So my A is not the correct statement. A surplus leads, surplus means export exceeds import. A surplus leads to currency depreciation to promote trade is also not the correct statement. क्योंकि अगर हमारा सरप्लस हो जाता है, हमारी लोकल करेंसी स्ट्रांग हो जाती है, जो हमने ऊपर ए स्टेटमेंट में भी डिस्कस किया था, हमारी लोकल करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। So a surplus typically strengthens the currency and does not weakness. So B is not the correct statement. A surplus strengthens the home currency while a deficit weakens is the correct statement. हमने already discuss किया हुआ है. And next is a balance BOP. It means import export दोनों same है value wise. A balanced BOP leads to higher inflation and weakening the currency is not the correct statement. So in this question, C is the correct answer for our question. मैं आपसे ये चारों स्टेटमेंट इसके लिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि यहाँ तो हमने आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री स्टेटमेंट्स इफ वी गेट एनी क्वेश्चन we will be able to reply it. That is the reason I try to give explanation for all the four statements. Next question. USD JPY spot is, JPY means Japanese yen. So US dollar to Japanese yen spot is 1 USD is equal to 145.80. If the 2 months forward discount is 0.6000, that is 0.6, what is the 2 month forward USD JPY? Very simple to calculate. USD JPY का रेट हमारे है 145.80 एंड 2 मंथ का फॉरवर्ड डिस्काउंट है 0.06. सो इफ देर इज अ डिस्काउंट हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, इफ देर इज अ प्रीमियम वी हैव टू ऐड इट. सो 145.80 minus 0.6, it comes to 145.2. 145.20 will be my answer. देखिए कितना इजी क्वेश्चन है एंड इट कैरीज 1 मार्क और 1.5 मार्क, तो कंफर्टेबली हम उसको रिप्लाई कर पाएंगे प्रोवाइडेड वी शुड नो द फॉर्मूलाज, आवर कंसेप्ट शुड बी क्लियर. सो यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है तो स्पॉट रेट माइनस डिस्काउंट और स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम, ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रखोगे तो यू विल बी एबल टू आंसर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. If AUD USD, AUD means Australian dollar. If AUD USD is 0.7503 buying rate, 0.753 is the selling rate. So हमें AUD USD का रेट दिया हुआ है, USD INR का रेट दिया हुआ है, and now they want AUD INR rate. It is known as a cross rate. AUD INR बाइंग रेट हमें दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें ऑप्शन दिया हुआ है. नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट. सो AUD USD, सो करेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द क्रॉस रेट. जैसे मैंने आपको बताया इनको क्रॉस रेट कहते हैं व्हेन न्यूमरेटर इज डिफरेंट. सी यहाँ न्यूमरेटर क्या है, यहाँ AUD इज द न्यूमरेटर, यहाँ USD इज द न्यूमरेटर. So when numerator is different, we have to do the multiplication of these two rates. Very simple formula, you have to keep it in mind. And when numerator is same, मान लो जैसे यहाँ AUD है, यहाँ भी अगर AUD आता था, in that case हमें डिवीजन करना पड़ेगा. So simple cross rate formula, when numerator is different, multiply, when numerator is same, divide. So in this case my numerator is यहाँ AUD है, यहाँ USD है, it means it is different, and so I have to do the calculation of, I have to do the multiplication.
इसके पहले हमें बाइंग रेट, बिकॉज दे हैव आस्क फॉर द क्रॉस रेट फॉर बाइंग, सो बाइंग रेट का क्रॉस रेट के लिए हमें बाइंग रेट का कंसीडर करना पड़ेगा. सो 0.7503 मल्टीप्लाई बाय 7.74.9500. So 0.7503 multiplied by 74.95 is equal to, correct answer is 56.2350. So what is my rate for AUD INR? My AUD INR rate will be 56.2350. देखिए कितना सिंपल कैलकुलेशन है इफ आई नो द कंसेप्ट वेरी वेल. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि हमने CIB हो या JIB या प्रमोशनल एग्जाम्स, इसके लिए आपके इस एग्जाम्स के लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स हो या PDF क्वेश्चन बैंक्स हो या केस स्टडीज हो या इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस अवेलेबल किए हुए हैं, विच आर अवेलेबल एट अ वेरी लो प्राइस एंड विच आर ऑफ बेस्ट क्वालिटी. एंड इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन हमारी nstourSchoolofBanking.com पे पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसका यूज़ करने के लिए इंटरेस्टेड हो, इफ़ यू वांट टू मेक द यूज़ ऑफ दिस फैसिलिटी दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, प्लीज़ विजिट आवर साइट सो दैट यू कैन गेट द डिटेल इंफॉर्मेशन. And जैसे आपको अवगत हो, we are in this field for more than 30 years, and during our period of last 30 years, more than 10 lakhs participants are benefited for CIB and in JIB examinations, in addition to that their promotion examinations. So it's my humble request that please you make the use of it, and along with that, Mary, I further request you to convey this message to your friends and colleagues so that if they wish, they can also take the benefit of this. Next question. Preparation and facilitation of audits along with the reconciliation and deal accounting are the roles of which office. जैसे हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया हुआ है, इन ऑफिस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट. फर्स्ट इज फ्रंट ऑफिस, सेकंड इज मिड ऑफिस एंड थर्ड इज बैक ऑफिस. अमंग दिस थ्री, सो ऑडिट के लिए प्रिपरेशन करना है, ऑडिटर्स के साथ ऑडिट के लिए सब इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट कर देना है, इसी के साथ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट करना है. ये सब किसकी जिम्मेवारी है, कौन से डिपार्टमेंट का रोल है? दिस इज द रोल ऑफ द बैक ऑफिस. सो प्लीज कीप इट इन माइंड दैट बैक ऑफिस मैनेजेस द रिकन्सिलेशन, अकाउंटिंग एंड ऑडिट स्टफ. Why? Because फ्रंट ऑफिस हैंडल्स ओनली ट्रेडिंग, रेवेन्यू जनरेशन का काम जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफिस and no audit or reconciliation. So my front office is not the correct answer. Mid office is dealing with risk and it is not dealing with the accounting, whereas back office is doing the supporting job for front office, and along with that they are making, or they are responsible for making reconciliation as well as accounting and audit support. So C is the correct answer for our question. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे, बट इसमें कैलकुलेशंस आपको बहुत करने हैं. बट सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड दैट सो दैट इन एग्जाम यू विल बी एबल टू डू द कैलकुलेशंस ऑन योर ओन. सो ऑन 12/1/2024, 12/1/24 को यूर एक्सपोर्टर, हमारा एक एक्सपोर्टर कस्टमर है, your exporter customer submits an export bill of USD 2,75,000 drawn 60 days from the date of shipment. उसका शिपमेंट कब हुआ है? 12 जनवरी 24 को शिपमेंट कंप्लीट हुआ है, मेकिंग ड्यू डेट एज 12/3/2024. हमारे एक्सपोर्ट कस्टमर ने 2,75,000 का एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन किया हुआ है. इसके लिए उसने $2,75,000
which is 60 drawn on 60 days from the date of shipment, उसका पेमेंट होना है. सो उसके पेपर्स हमें डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट कर दिए एंड उसकी ड्यू डेट इज कमिंग ऑन 12 मार्च 2024. ओके, 2 महीने का पीरियड है बीच में. कंप्यूट द अमाउंट पेएबल विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स. तो कितना अमाउंट हमने कस्टमर को पे करना है ये हमें समझना है. exchange margin will be 0.12% to be deducted from spot rate. ये उन्होंने हमें बता दिया है. स्पॉट रेट कितना है? स्पॉट रेट इज माय 82.90, 82.92. so when it is a export transaction it means it is a buy. तो बाय के लिए जैसे हमने बताया था, which rate we have to take into consideration? First rate 82.90 is my spot buying rate. So 82.90 में spot buying rate में what they have informed us, margin is 0.12%. So what we have to do, जो मार्जिन है वो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. वी हैव टू डू द कैलकुलेशन एट 12% ऑन 82.90 विच कम्स टू 0.0995. अगर मैं 82.90 में से मार्जिन माइनस करता हूँ तो व्हाट विल बी द रेट, बिकॉज ये रेट हमें बाहर को एक्सपोर्टर को देना है तो मार्जिन माइनस करना पड़ेगा. सो दिस कम्स टू 82.8005. Then forward premium is 0.54, 0.55. So it is rounded to next 25. So it comes to, यहाँ लिखा होगा नहीं लिखा, ये देखिए, quote rate to nearest 0.0025. That is the reason they have quoted rate as 82.8000. Next is फॉरवर्ड प्रीमियम जो है दैट वी हैव टू ऐड इन आवर स्पॉट रेट. तो 60 डेज का फॉरवर्ड रेट कितना है? स्पॉट मार्च फॉर फॉरवर्ड प्रीमियम फॉर स्पॉट मार्च 0.54. सो वी हैव टू ऐड 0.54 इन आवर रेट. सो व्हाट इज द रेट? 82.800 प्लस 0.54. सो व्हाट इज माय रेट? 83.3400. इसके ऊपर व्हाट इज द पीरियड दैट इज अवेलेबल, उतने दिन के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो 83, व्हाट इज माय स्पॉट रेट? 60 डेज का इंटरेस्ट मैं किसके ऊपर कैलकुलेट करूंगा? 83.34 जो है उसके ऊपर मैं कैलकुलेट करूंगा. बट दैट इज द रीजन. सो पर डॉलर रेट इज 83.34. हाउ मच अमाउंट आई हैव टू पे? 2,75,000 के एक्सपोर्ट बिल से मीन्स वी हैव टू पे टू द एक्सपोर्टर 2,75,000. So 2,75,000 into 83.34, which INR amount comes to 2 crore 29 lakhs. Interest will be calculated in rupees, so interest will be calculated on rupee amount. So interest for 60 days at 9% at 2 crore 29 lakhs 18,500, it comes to 3,39,668. And next is what is the commission? कमीशन किसके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऐड करने के बाद, इंटरेस्ट ऐड करने के पहले वाली जो मेरी अमाउंट है, व्हाट इज माय प्रिंसिपल अमाउंट? 2 करोड़ 29 लाख 18,500 है. इनके ऊपर आई हैव टू कैलकुलेट द कमीशन एट 0.625%, क्योंकि वो भी मेरे को अपफ्रंट ही रिकवर करना है. सी दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपफ्रंट रिकवर करना है तो वो भी अमाउंट मेरे को माइनस करनी पड़ेगी. So commission at 0.0625% on 2 crore 29 lakhs 18,500 is, it comes to 14,324. It means 2 crore 29 lakhs 18,500 में से जो 60 days का इंटरेस्ट है that I will deduct first, and साथ साथ मेरा कमीशन भी हमें upfront रिकवर करना है, so that will also be reduced. So we will pay him 2 crore 25 lakh 64,840 against the export bill what he has submitted, which is for 2,75,000 US dollar for 60 days, and he has submitted it, and for which maturity is 12th March 2024. So 2 crore 25 lakh 64,840 is my correct answer.
सो दिस इज इन डिटेल वी हैव डन द डिस्कशन. उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी. Now we will go for practice in some other question also. So forward sale contract 2 months delivery. वहाँ तो हमने forward purchase contract देखा था because it was an export transaction. Now we will go for the forward sale contract. यहाँ भी 2 महीने की डिलीवरी है, 60 days period is there. But here they have given the period in months. So a customer book a forward sale contract for USD 7,50,000 for delivery in 2 months. So customer ने एक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट 7,50,000 का बुक किया हुआ है. उसमें स्पॉट यूएसडी आईएनआर रेट इज 83.120 एंड 83.1350. तो इसमें जैसे ऑलरेडी हमने बताया स्पॉट रेट कौन सा आएगा, स्पॉट सेलिंग रेट 83.1350 विल बी योर स्पॉट सेलिंग रेट. एक बार हमें स्पॉट सेलिंग रेट मिल गया, इसमें इट फॉरवर्ड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इज बुक फॉर 2 months. तो 2 महीने का मेरा फॉरवर्ड प्रीमियम कितना है, इट इज 0.17, 0.18. दिस इज अ सेल्स ट्रांजेक्शन, so I have to add 0.18. So 83.1350 plus 0.18 is equal to 83.3150. 83.1350 is my spot selling rate plus 2 months forward premium is 0.1800. So my net amount or net rate will be 83.3150. So what is 83.3150 आने के बाद मार्जिन टू बी एडेड एट 0.20% ऑन स्पॉट. उन्होंने यह हमें क्लियर कट बताया है, यू हैव टू कैलकुलेट इट ऑन स्पॉट रेट. तो स्पॉट रेट मेरा कितना है 83.1350. उसके ऊपर 0.20% मार्जिन आई हैव टू ऐड इट. So 83.1350 into 0.20% is equal to 0.1663. So 83.3150 plus 0.1663, because here I have to add it because it's my selling spot selling rate के ऊपर मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, I have to add it. So 83.3150 plus 0.1663, which comes to 83.4813. So rate to be quoted at to the nearest 0.025. So my rate will be 83.4825 because we have to report it to the nearest 0.0025. So my final rate will be 83.4825. So this B is the correct answer for me. इस तरह से कैलकुलेशंस आपको आ जाएंगे वंस यू नो द कंसेप्ट. यहाँ कंसेप्ट यही है कि फॉर सेल स्पॉट सेल में हमें प्रीमियम ऐड करना है एंड वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस व्हाट दे हैव गिवन. यहाँ देखिए सभी इंस्ट्रक्शंस वो क्लियर कट देते हैं, यू हैव टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस मेटिकुलसली. यहाँ उन्होंने आपको बता दिया है आपको स्पॉट रेट पे कैलकुलेट करना है. फॉरवर्ड प्रीमियम उन्होंने टू मेक यू कंफ्यूज 3 महीने का दिया है, बट दे हैव आस्क्ड इट फॉर 2 months. हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा in case of forward premium forward we have to add it. That principle you have to keep it in mind. What is next question? Review the following statements about retail banking. रिटेल बैंकिंग के फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देख लीजिए, कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से स्टेटमेंट्स नहीं है. ये जो उन्होंने दिया है whether it is correct or not, that we have to see it. First one, first statement, private banking involves investment advice. This is the correct statement. इन्होंने true कहा है, so this is the correct statement. प्राइवेट बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट एडवाइस इंक्लूड हो जाता है, so this is the correct statement. Merchant banking is a part of retail banking. Merchant banking retail banking का part नहीं है, it is the part of corporate banking. So this statement is not a correct. This is a false statement. यहाँ उन्होंने क्या कहा है? Yes, this is the false statement. It means from this question point of view,
This is the correct statement. Card service includes merchant, commercial, corporate cards. True. This is again the correct statement. So this is also a correct statement. And retail brokerage is a part of retail banking. Yes, this is दिस इज नॉट रिटेल ब्रोकरेज की जो एक्टिविटी है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग बिजनेस, बट इसके लिए एक अलग सा सेपरेट बिजनेस लाइन इस्टेब्लिश की जाती है, सेपरेट वर्टिकल काम करता है. सो रिटेल बैंक ब्रोकरेज इज अ पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ जो किया है. सो अगेन फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. So my 1, 2, 3, 4 all are correct statements. So my answer is D for this question. So D is the correct answer for our question. What is the next question? What is the liquidity risk in the banking book primarily caused by? बैंकिंग बुक्स में, बैंक के बुक्स में लिक्विडिटी रिस्क किसकी वजह से नॉर्मली एस्टेब्लिश हो जाता है या किसकी वजह से हो जाता है? It is because of interest rate fluctuation, it is because of default by borrower, it is because of maturity mismatch between assets and liabilities, or exposure to market risk. Among the four statements, C is the correct statement. Now let us see why A is not correct. Interest rate fluctuations. जैसे मैंने आपको बताया C is the correct statement. सो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन जो है, इंटरेस्ट रेट चेंजेस जो है, इट इज़ अफेक्टिंग द नेट इंटरेस्ट मार्जिन बट डू नॉट डायरेक्टली कॉज लिक्विडिटी रिस्क. वो लिक्विडिटी रिस्क को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, उसकी वजह से बैंक का प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट चेंज हो जाएगा. सो दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. In the same way, default by borrower incorrect, because default by borrowers leads to credit risk and it is not the liquidity risk, and exposure to market risk is not the related statement at all. So C is the correct answer for this question. Which of the following correctly describes the nature of off balance sheet exposures? सो बैलेंस शीट में जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं उनके एक्सपोजर के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है? फर्स्ट वन, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स आर कंटिंजेंट इन नेचर. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स दे आर नॉन फंड बेस्ड ट्रांजैक्शंस एंड वो कंटिंजेंट रहते हैं. On the happening of that certain contingent, it gets itself converted into the funded activity or balance sheet item. So A is the correct statement. So अगर हम यहाँ देखते हैं तो options क्या क्या है? 1 to 4 all are correctly stated. 1 to 3 all are correctly stated means fourth is not correct. 1, 2 and 4 means 3 is not correct, and 1, 3, 4 means 2 is not correct. But 1 is correct in all the options. ऑन द डेट ऑफ इश्यूएंस, जिस दिन हम नॉन फंड बेस, जिस दिन हम एल सी या एल जी इशू करते, प्रिज्यूम करते हैं, सो ऑन द डेट ऑफ इशूएंस सच कमिटमेंट रिजल्ट्स इन इमीडिएट कैश फ्लो फॉर द बैंक. इज इट अ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट? इट इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स का ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टन स्पेसिफिक इवेंट the liability gets into converted into the cash outflow. So this is not the correct statement. Off balance sheet exposure may involve derivatives such as swaps and futures is the correct statement. No need for me to explain you about this. And contingent exposures can never become a fund based exposure. This is also a false statement. क्योंकि contingent exposure जो है, अगर स्पेसिफिक इवेंट हैपन्स, ये कंटिंजेंट एक्सपोजर जो है वो फंड बेस में अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दिस नेवर वर्ड जो है, दिस इज नॉट द करेक्ट वर्ड, एंड बिकॉज ऑफ दिस आवर स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. एग्जाम में भी उन्होंने हमें यही बताया है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है. सो आवर क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो इन दिस केस my 2 number statement is not the correct statement. Other than that, 1, 3 and 4 are correct statement from the question point of view. I am again repeating the word. My statement number 1, 3 and 4
are correct statements from my question point of view. So 1, 3, 4 are correctly stated. So D is the correct answer for our question. Next question. A doubtful asset of rupees 120 crores has 70 crores secured and 50 crores unsecured. It has remained doubtful for 4 years. And what is the total provision? एक डाउटफुल एडवांस है, डाउटफुल लोन है जिसमें आउटस्टैंडिंग 120 करोड़ है, आउट ऑफ 70 करोड़ के अगेंस्ट हमारे पास सिक्योरिटी अवेलेबल है, 70 करोड़ इज सिक्योर्ड एंड 50 करोड़ अनसिक्योर्ड है. लेकिन लाइफ ऑफ द डाउटफुल कैटेगरी, लाइफ ऑफ द एसेट इन डाउटफुल कैटेगरी इज मोर देन 4 years. इट मीन्स एज पर आवर गाइडलाइंस 100% प्रोविजन हमें लगानी है. तो 100% प्रोविजन किसके ऊपर लगानी है? व्हेन 120 करोड़ में 70 करोड़ मेरे पास सिक्योर्ड पोर्शन है, उसके ऊपर 100% जब मैं लगा दूं, क्योंकि द लाइफ ऑफ द एसेट इन डाउटफुल कैटेगरी इज फॉर मोर देन 3 years. तो इन केस ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स, सिक्योर्ड डाउटफुल एसेट्स फॉर मोर देन 3 years, हमें 100% प्रोविजन करनी है. तो 70 करोड़ पे 100% मेरी प्रोविजन बन जाएगी 70 करोड़. 50% अनसिक्योर्ड जो है उसके ऊपर भी हमें 100% प्रोविजन करनी है, विच कम्स टू 50 करोड़. सो टोटल प्रोविजन विल बी 70 करोड़ प्लस 50 करोड़. इट कम्स टू 120 करोड़. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. सो मैं आपको और एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ कि हमने CIB के सभी सब्जेक्ट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट पे 10 क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट के फॉर्म में साइट पे अवेलेबल किए हुए हैं. सो दिस क्वेश्चन पेपर्स आर अवेलेबल फॉर फ्री. इट इज अवेलेबल फॉर ऑनलाइन एंड फॉर रियल टाइम प्रैक्टिस दीज आर अवेलेबल. सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CIBonline.com साइट पे विजिट कर दीजिए, so that you will get detailed information about this and try to solve the maximum mock test question papers, so that you will understand how much you are prepared for the examination. इसी के साथ साथ आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो आपको एग्जाम में आपका पेपर कंप्लीट करने में हेल्प कर सकती है. एंड विद दिस वी विल कंक्लूड आवर डिस्कशन. बिफोर दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्रेस दिस लाइक बटन, बिकॉज दिस विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी ऑल्सो. आपकी यही एक्टिविटी हमारे लिए नए नए वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कन्वे दिस मैसेज टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, दोज हु आर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, so that they can also gain the experience or knowledge from these sessions. आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ गेट योर सेल्फ सब्सक्राइब, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइमली अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप कोई भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस आउट नहीं करेंगे. एंड अगर आपको कोई डाउट हो या आपका कोई क्वेरी हो तो आपका डाउट आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें कन्वे कीजिए. डेफिनेटली वी विल रिजॉल्व इट. एंड विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच.